आज की कहानी एक ऐसे कातिल की है जिसको एक कत्ल करना है और एकदम परफेक्ट मर्डर करना है। उसके लिए वो अजय देवगन की फ़िल्म दृश्यम 4 बार देखता है और इस फ़िल्म से वो ये सीखता है कि इस फ़िल्म के अंदर जो फ़िल्म का हीरो था, वो सिर्फ़ इसलिए पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई और कोर्ट के अंदर ये साबित नहीं कर पाई कि हत्या उसने की है, क्योंकि फ़िल्म का जो हीरो था उसने लाश को मिलने ही नहीं दिया। और जिसकी उसने हत्या की थी, उसकी माँ एक बड़ी पुलिस ऑफ़िसर थी और वो पूरी ताकत लगा देती है सबूत ढूँढने के लिए और घर के अंदर कैमरे सारी चीज़ें थीं। लेकिन फ़िल्म का हीरो सिर्फ़ इस वजह से बचा रहा क्योंकि फ़िल्म का जो भाग 1 था और भाग 2 था, दोनों में ही उसको लाश नहीं मिलती और इस वजह से कोर्ट के अंदर केस नहीं चलता और फ़िल्म का हीरो छूट जाता है। और यहाँ पर इस इंसान को इस फ़िल्म से ये सीखने को मिलता है कि जो भी वो हत्या करेगा, उसकी भी लाश नहीं मिलनी चाहिए, जिस तरीके से उस फ़िल्म में नहीं मिली। और जब लाश ही नहीं मिलेगी, तो केस बनेगा नहीं। और दूसरी बात ये थी, बहुत सारी उसने ऐसे क्राइम शो और ऐसे गूगल पे सर्च और ऐसे यूट्यूब पर क्राइम स्टोरी वगैरह देखी, जिसमें जब अपराधी पकड़ा जाता है और उसके किसी भी चीज़ पर पुलिस को शक हो जाता है, तो पुलिस उसको इतना मारती-पीटती है, इतना टॉर्चर करती है कि वो खुद ही तोते की तरह बोलने लगता है। और अगर उसने कहीं पर भी वो लाश छुपाई हो, बहुत से लोग जैसे घर के अंदर लाश छुपा देते हैं और ऊपर से टाइल वगैरह लगा देते हैं, या कोई नहर के अंदर फेंक देता है, या कोई जंगल में दबा कर आता है। लेकिन जब पुलिस उनसे अपनी तरीके से पूछताछ करती है, तो वो खुद ही तोते की तरह बोलते हैं और वो जाकर बताते हैं कि वो लाश कहाँ पे है और वहाँ पर खुदाई होती है और वो लाश बरामद हो जाती है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को इस चीज़ से ये सीखने को मिलता है कि लाश मैं कहीं पर भी छुपा दूँ और जब पुलिस मुझे मारेगी या पुलिस मुझे टॉर्चर करेगी या किसी मेरे परिवार को या मेरी माँ या मेरी बेटी को टॉर्चर करेगी, जिस तरीके से फ़िल्म के अंदर दिखाया गया था कि वो जो फ़िल्म का हीरो था अजय देवगन, उसकी बेटी को मारा-पीटा जाता है, जिससे वो इमोशनल होकर जो फ़िल्म का हीरो है, वो बता दे कि वो लाश कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ के लिए भी सोचता है कि अगर कल को ऐसा हुआ कि मेरी माँ की पिटाई करी जाए और मजबूरन मुझे बताना पड़े कि लाश कहाँ है, तो भी ये केस बन जाएगा और मैं हत्यारा साबित हो जाऊँगा। और उसके लिए ये पूरी परफेक्ट तैयारी करता है और उसकी तैयारी ये थी कि वो हत्या करेगा और लाश को बिल्कुल जलाकर राख कर देगा और उस राख को भी नदी में और हवा में बहा देगा। तो उसके बाद पुलिस मुझे कितना भी मारेगी, पीटेगी या मेरे परिवार वालों के साथ कितना भी कुछ भी वो टॉर्चर करेगी, जब वो लाश मुझे भी नहीं पता होगी वो कहाँ पर है, तो फिर वो पुलिस को मैं क्या बता पाऊँगा और मेरा भी एकदम दृश्यम फ़िल्म से भी अच्छा मेरा एक परफेक्ट मर्डर होगा। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर से। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम समीर था, राजगढ़ पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पर जाकर बताता है कि उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई है और उसने उसको सब जगह ढूँढ लिया है। अपनी रिश्तेदारी में, अपनी ससुराल की सारी जो रिश्तेदारी थी उनमें, और जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर, और जो भी कॉमन दोस्त थे, उन सब से मैंने पता कर लिया है और मेरी पत्नी कहीं मिल नहीं रही है। तो कृपया करके आप मेरी पत्नी को ढूँढें। अब खैर पुलिस वाले उसको रोता हुआ देखते हैं, तो उनको भी थोड़ी दया आती है। वो उसको बिठाते हैं और उसको पानी पिलाते हैं और उससे कहते हैं तुम ठीक से तहरीर लिखाओ शुरू से आखिर तक, और हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे तुम्हारी पत्नी को ढूंढा जाए। यहाँ पर ये बताता है समीर कि 2017 में उसकी शादी अंजलि नाम की एक लड़की से हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है, और मेरी एक वेल्डिंग की दुकान है और हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। एक तीसरी क्लास में है और एक 5वीं क्लास में है। 26 अक्टूबर 2025 दोपहर करीब 2:15 बजे से मेरी पत्नी का कहीं पता नहीं चल रहा है। मोबाइल भी बंद आ रहा है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है। खैर पुलिस वाले पुलिस की तहरीर लिखते हैं और उसको ये यकीन दिलाते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी पत्नी को ढूंढा जाएगा। 28 अक्टूबर 2025 को ये सारी एफआईआर और अपनी पूरी तहरीर देकर अपने घर वापस आ जाता है और 29 अक्टूबर को फिर से उसी पुलिस स्टेशन पहुंचता है राजगढ़ के, और वहां पर जाकर पता करता है कि मेरी पत्नी की कुछ अपडेट मिली नहीं मिली, आपको क्या कुछ पता चला है। तो यहाँ पर दूसरे ऑफिसर मिलते हैं और वो उससे पता करते हैं कि क्या हुआ, और वो फिर से दोबारा बयान दर्ज कराता है और उसके बाद अपने घर आ जाता है। 30 अक्टूबर को फिर से राजगढ़ पुलिस स्टेशन पहुँचता है और उसके बाद फिर ये जानना चाहता है कि क्या अपडेट है, और वहाँ पर फिर उसको कोई दूसरा पुलिस वाला मिलता है और वो भी ये जानना चाहता है, क्योंकि ये इस तरीके से रो रहा था कि उसको भी दया आती है और पूरी तरीके से वो भी पूछता है क्या हुआ। तो फिर ये अपना अपना बयान उसको देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। इसी तरीके से 29, 30, 31 और 1 और 2 नवंबर 2025 ये रोज़ वहाँ पर जाता और अलग-अलग तरीके से वहाँ पे बताता और ये जानने की कोशिश करता कि उसकी पत्नी का क्या अपडेट है। इसी बीच वहाँ पर जो डीसीपी संभाजी आए हुए थे,
जिस वक्त ये वहाँ पर अपनी पत्नी का अपडेट लेने के लिए राजगढ़ पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वो दूर से देख रहे थे कि कोई व्यक्ति रो रहा है और पुलिस वालों से कोई विनती कर रहा है। श्यामा जी उसको अपने पास बुलाते हैं और पता करते हैं क्या हुआ, और वो फिर से बयान देता है और सारी बातें उनको बताता है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम बाहर बैठो, और वो अंदर अपने ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं और जो उसने तहरीर लिखाई थी उसको मंगाया जाता है और वो चेक करी जाती है कि क्या हुआ। जो 28 तारीख की एफआईआर लिखी हुई है, तुमने इस पर काम क्यों नहीं किया, एक आदमी इतना दुखी है। और ये सारी चीज़ें वो जानते हैं और वो बताते हैं, सारे अलग-अलग पुलिस वाले उसके बयान बताते हैं, क्योंकि जो 28, 29, 30, 31 को जो भी उसने बयान दिए थे, तो जब वो पुलिस वाले सब एक ही रूम में होते हैं, जो डीसीपी सामा जी के ऑफिस में, तो वो जब पहला एक बयान बताता है, उसके बाद फिर दूसरा बताता है, फिर तीसरा पुलिस वाला बताता है, तो सारे पुलिस वाले आपस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब ये मुझे मिला था 28 तारीख को तो उसने ये चीज़ बताई थी, और दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है जब मुझे 29 तारीख को मिला था तो उसने फिर ये बात बताई। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके रोज़ के बयानों में बहुत फ़र्क था। अब यहाँ पर डीसीपी सामा जी बताते हैं कि जब मैंने उससे बाहर अभी-अभी ये पूछा था तो उसने मुझे ये चीज़ बताई है। अब उसको अंदर लेकर आओ। अब उसको ऑफ़िस में लाया जाता है और सामा जी कहते हैं कि देखो मैं बाहर बिज़ी था और मैं तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुन पाया था। अब तुम पूरे ध्यान से और सही तरीके से याद करके सारी बातें बताएँ कि आखिर हुआ क्या था? अब फिर से समीर बताता है कि 28 अक्टूबर 2025 को एक श्री राम गांगलबाड़ी फाटा है, एक जगह है, वहाँ से उसकी पत्नी गायब हो गई है। और उसके बाद वो सारी बातें पूछने के बाद डीसीपी सांबा, जो उसका बयान पहले दिन का लिखा हुआ था, उससे उसको मैच करते हैं, तो कहीं न कहीं इनमें फ़र्क आ रहा था। अब यहाँ पर डीसीपी सांबा को बड़ा अजीब लगता है कि एक व्यक्ति जो अलग-अलग बयान दे रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है? और उसके बाद फिर जो पुलिस ऑफ़िसर हैं, वो अपने तरीके से उससे पूछताछ करते हैं, और जब वो अपना तरीका उस पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो पुलिस को उल्टा धमकाता है और वो बताता है कि मैंने अजय देवगन की फ़िल्म दृश्यम 4 बार देखी है, आप किसी को भी इस तरीके से नहीं पीट सकते, और यहाँ पर आप मेरी पत्नी को ढूँढ नहीं पा रहे हैं, और उसकी बजाय आप एक बेकसूर पति को ही उसका मुलज़िम करार दे रहे हैं और उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसी को बंद करना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी क्राइम स्टोरी और मैंने फ़िल्में देखी हैं। अब ये बात सुनकर जो डीसीपी सांबा थे, उनको बड़ा अजीब लगता है कि इसने दृश्यम फ़िल्म का नाम क्यों लिया? और यहीं से डीसीपी सांबा जी के दिमाग में अलग चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। उनको लगता है कि अगर इसने दृश्यम का नाम लिया है, तो हो सकता है इसी ने उसकी हत्या की हो। और अगर इसने इतनी बारीकी से 4 बार फ़िल्म देखी है, तो इसने ज़रूर अपनी पत्नी को कहीं मारकर दफ़ना दिया होगा। और उसके बाद फिर उसकी अलग से जो पुलिस का अपना तरीका होता है, उसको सख्ती से इस्तेमाल किया जाता है, और थोड़ी देर में वो टूट जाता है और वो बताता है कि आपको उसकी लाश भी नहीं मिलेगी और मैंने ही उसकी हत्या की है, और आप ये कोर्ट में साबित नहीं कर पाओगे कि मुलज़िम मैं ही हूँ। अब यहाँ पर डीसीपी सामा और जितने भी पुलिस ऑफ़िसर थे, उन सबका दिमाग घूम जाता है कि एक आदमी जो अभी 4-5 दिन पहले आकर हमारी सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और वो ये कह रहा था कि उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, खाना बनाने वाली उनकी माँ नहीं है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरी माँ को बहुत परेशानी हो रही है। और वो अपनी पत्नी की जो ज़रूरत है इतनी सख्ती के साथ और इतनी मासूमियत के साथ पुलिस को बता रहा था। और यहाँ पर अब ये बता रहा है कि हम साबित ही नहीं कर पाएँगे कि उसने उसकी पत्नी की हत्या की है। ऐसा आखिर इसने क्या किया है? उसके बाद पुलिस से पता करती है कि चलो ठीक है, हम साबित नहीं कर पाएँगे, लेकिन तुम बताओ कि तुमने क्या किया है? और यहाँ से जो कहानी सामने आती है, वो ये थी कि ये जो लड़का था समीर, ये अपने किसी दोस्त के पास हैदराबाद जाता है और वहाँ पर जाकर उसके साथ रह रहा था किसी काम से। और इसी बीच इसके दिमाग में कुछ नई चीज़ आती है और ये अपने दोस्त का फ़ोन लेता है और उसको बताता है कि मेरे मोबाइल की जो बैटरी ऑफ हो गई है और मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। और उसके मोबाइल को लेकर वो अपनी बीवी को मैसेज भेजने शुरू करता है। यानी कि उसकी बीवी को ये लगे कि ये मैसेज उसका दोस्त भेज रहा है, और भेज रहा था उसका अपना पति। और वो उसमें ये तारीफ़ करता है कि भाभी जी आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है। और जिसका पूरा रिप्लाई उधर से जो ये अंजलि थी, दे रही थी। और जब काफ़ी देर तक ये चैटिंग चलती रहती है, तो ये फिर लास्ट में लिखता है आई लव यू, और जिसका जवाब अंजलि की तरफ से आता है आई लव यू टू। अब ये देखकर समीर बहुत परेशान हो जाता है कि मेरी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है कि किसी ने थोड़ी-सी उससे चैटिंग की और थोड़ी-सी की उसकी तारीफ़ की और उसकी खूबसूरती की या उसके खाना बनाने की, और उसने उसको आई लव यू टू कह दिया। और वो परेशान होकर वापस आता है, और आने के बाद वो फिर ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी की हत्या कर देगा। लेकिन उसको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता था
कि हत्या करना इतना आसान नहीं है, सारी ज़िंदगी जेल की चक्की पीसनी पड़ती है और मुझे एक ऐसा परफेक्ट मर्डर करना है जिसको देखकर जो पुलिस वाले हैं वो भी हिल जाएँ और वो कोर्ट में साबित ही ना कर पाएँ कि किसी ने उसकी हत्या की है या मैंने उसकी हत्या की है। और इसके लिए फिर वो जो क्राइम स्टोरी है, और दरअसल फ़िल्म को 4 बार देखता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो इतनी बारीकी से देखता है, क्योंकि दरअसल फ़िल्म हमने भी कई बार देखी है, लेकिन इतनी बारीकी से वो हमने भी नहीं देखी कि जिस तरीके से बताता है। सबसे पहली सोच इसकी ये थी कि लाश अगर वो कहीं पर गाड़ देगा या कहीं पर दफना देगा, कहीं जंगल में या घर के अंदर टाइलों के नीचे। लेकिन पुलिस का जो टॉर्चर है, पुलिस के भी टॉर्चर अलग-अलग तरीके के हैं। पहले तो वो उसी पर इस्तेमाल करती है, और दूसरा ये भी है जो दरअसल फ़िल्म में दिखाया गया था कि अजय देवगन की बेटी को मारा-पीटा जाता है, जिससे इमोशनल होकर जो उसका बाप है वो ये बताए कि वो लाश कहाँ पर है। और इसको ये भी बहुत अच्छे तरीके से पता था, जो फ़िल्म का हीरो है, एक बहुत बड़ी पुलिस अधिकारी है, जिसके बेटे की उसने हत्या की है, और उस पुलिस अधिकारी को इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि इसी ने मेरे बेटे की हत्या की है। और उसके बाद भी वो पूरी फ़िल्म में भाग 1 और भाग 2 में ये साबित ही नहीं कर पाती। ये जानने के बाद भी कि हत्या इसी ने की है, कि हत्या इसने ही की है, ये साबित करने में वो फ़ेल रहती है। और इसी चीज़ से इसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और ये नोट करता है कि इतना बड़ा जब पुलिस ऑफ़िसर भी ये साबित नहीं कर पाया, एक लाश ना मिलने की वजह से, जिसके खुद के बेटे की हत्या हुई है, तो फिर वो मुझे कैसे पकड़ेंगे? और यहीं से उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। सबसे पहली जो बात उसने सोची थी वो ये थी कि वो मुझे तो टॉर्चर करेंगे ही करेंगे, मेरे परिवार को भी कर सकते हैं। मेरी जो बच्चे हैं या मेरी माँ है या मेरी बहनें हैं, और किसी भी तरीके से जो बड़े से बड़े हिस्ट्री सीटर होते हैं, जिनकी बहुत मोटी चमड़ी होती है, वो भी पुलिस के टॉर्चर के सामने तोते की तरह बोलने लगते हैं। और यहाँ पर उसका दिमाग ये काम करता है कि अगर वो लाश मुझे भी ना मिले, तो फिर कैसा रहेगा? जब वो मुझे भी नहीं मिलेगी, तो पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर ले या मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर ले, तो फिर वो ये साबित ही नहीं कर पाएगी कि हत्या मैंने की है। और मुझे कुछ ऐसा करना है कि वो लाश मिले ही ना। और सबसे पहले वो यही करता है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर ये रहता था, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक गोदाम लेता है 18,000 रुपए पर मंथ में, और मालिक को बताता है कि यहाँ पर उसका कुछ काम है, और उसका काम कुछ ऐसा है कि उसको भट्टी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मालिक उसको इसकी इजाज़त दे देता है, और उसके बाद वहाँ पर वो काम शुरू करता है, कुछ सामान डालता है, कुछ प्लास्टिक, कुछ रबड़, इस तरीके की कि अगर कुछ स्मेल को या ऐसी बदबू भी आती है, तो लोगों को लगेगा कि ये रबड़ या कुछ ऐसी चीज़ जला रहा है जिसमें से बदबू आ रही है। उसके बाद वो मार्केट जाता है और वहाँ से एक बड़ी-सी भट्टी खरीद कर लाता है, और उस भट्टी को अपने गोदाम के अंदर फिट करता है, और तंदूर के चारों तरफ वो मिट्टी लगाता है, और उसको बिल्कुल एक परफेक्ट तंदूर इस तरीके से बना देता है कि किसी भी तरीके से वहाँ से आग बाहर ना आए। और दूसरा फिर उसकी तैयारी ये थी कि जिस तरीके से एक लाश को जलाने के लिए काफ़ी सारी लकड़ी चाहिए, तो वो कुछ लकड़ी मँगाता है, कुछ रबड़ मँगाता है, और ये सारी चीज़ें वो गोदाम में इकट्ठी करनी शुरू कर देता है, क्योंकि उसको वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लगानी थी, और वहाँ पर उसको सिर्फ़ एक बॉडी थी जिसको उसको जलाना था। ना ही उसको दफ़नाना था, ना ही उसको कहीं नहर में फेंकना था, क्योंकि हर जगह से पुलिस उसका पता लगा सकती थी। और वो इस तरीके से वहाँ पे बहुत सारी लकड़ी, बहुत सारा पेट्रोल, ऐसी रबड़, प्लास्टिक, सारी चीज़ें गोदाम के अंदर इकट्ठी करता है। अब अब उसकी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। अब वो दूसरा जो उसका काम था, अब वो अपनी पत्नी से बातचीत शुरू करता है, क्योंकि आपस में दोनों का मनमुटाव रहता था। और उसके बाद वो उसको बताता है कि हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, और मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में एक जगह भी ले ली है। चलो बाहर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, कुछ खाएँगे-पिएँगे, और बच्चों को घर पे ही छोड़ते हैं। और साथ में अपनी पत्नी को लेकर, अंजलि को लेकर, ये समीर लॉन्ग ड्राइव पर चल पड़ता है। रास्ते में कुछ पाव भाजी, कुछ नूडल वगैरह ये खरीदते हैं, और उससे वहाँ से पैक कराते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री में जाकर ही इसको खाएँगे। अब सारा खाना लेकर ये 40 किलोमीटर दूर उसी गोदाम के अंदर जाता है, जहाँ पर पहले से ही पूरी तैयारी थी, और वहाँ पर जाकर उसका गेट बंद करता है। और अब दोनों यहाँ पर बड़े प्यार के साथ बैठकर मीठी-मीठी बातें करते हैं और खाना खाते हैं, और इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और ये गोदाम के बाहर जाता है, ये सोचता है कि मैं अब इसको किस तरीके से मारूँ। यहाँ पर इसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर उसने उसके सिर में कोई भारी चीज़ मारी, या किसी धारदार हथियार के साथ उस पर कोई ऐसा हमला किया, तो गोदाम के अंदर खून की बौछारें होंगी, और कल को अगर यहाँ पर पुलिस आई, तो खून की एक भी बूँद पुलिस को मिल गई, तो उससे भी वो कोर्ट के अंदर ये साबित कर सकती है कि यहाँ पर उसकी हत्या हुई है। और जिस चीज़ से वो उसकी हत्या करेगा, जो भी ऐसा छुरी या चाकू या कोई ऐसी लोहे की रॉड होगी, वो भी वो अदालत में दिखा सकती है। तो यहाँ पर वो फाइनल करता है कि मुझे बिल्कुल भी किसी भी हथियार से उसकी हत्या ही नहीं करनी है, जो पुलिस कोर्ट के अंदर उसको दिखा पाए। और वो ये सोचता है क्यों ना मैं उसको उसी के रुपट्टे से गला घोंट कर
उसका दम घोंट कर उसको मार दूँ और उसको रुपट्टे को भी मैं उसी में जला दूँगा। और यही उसको एकदम परफेक्ट लगता है। और फिर वो गोदाम के अंदर जाता है और यहाँ पर पत्नी अंजलि को सब कुछ ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, मेरा पति फिर से प्यार कर रहा है और सारी बातें हो रही हैं, लॉन्ग ड्राइव पर आए हैं, खाना खाया है। और उस बात का इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और अंदर जाकर वो अपनी पत्नी से बहस करने लगता है। धीरे-धीरे वो लड़ाई में तब्दील हो जाती है और उसके बाद वो उसी के रुपट्टे से उसका गला घोंट देता है और जब तक गला दबा के रखता है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। और जैसे उसकी मौत होती है, अब क्योंकि पूरी उसकी तैयारी पहले ही थी, जिस तरीके से एक शमशान घाट में पहले से ही सारी चीज़ें होती हैं, लकड़ी वगैरह, और वो उसी भट्टी के अंदर अपनी पत्नी को डाल देता है और उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल, सारी लकड़ियाँ और उसमें आग लगा देता है। अब क्योंकि सभी को पता था कि यहाँ पे एक जो भट्टी है वो लगी हुई है, तो जो भी थोड़ी बहुत स्मेल आती है, तो सबको यही लगता है कि कुछ प्लास्टिक वगैरह जला रहा होगा। या अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत भी होती है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो फिर अगले दिन इस चीज़ की शिकायत करेगा उसके मकान मालिक से या जो भी है, या जो प्रदूषण विभाग वाले हैं। तो वो कहेंगे कि ये काम यहाँ पर नहीं चलेगा और तुम इसको यहाँ से बंद करो, यहाँ से जाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके दिमाग में ये था कि यही होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होता। और वो बड़े आराम के साथ गोदाम का गेट अंदर से बंद है और उस लाश के ऊपर लकड़ियाँ डालता रहता है और वो प्लास्टिक वगैरह डालता रहता है, जब तक वो पूरी लाश नहीं जल जाती। और जब वो लाश जल जाती है तो वो अपने घर पहुँचता है और वहाँ पर जाकर आराम से रहता है और फिर वहाँ पर जाता है, उसको लगता है कि लाश वगैरह ठंडी हो गई होगी और उस लाश के अंदर से वो जो हड्डियाँ बची थी उनको बीनता है और देखता है और उसके बाद उनको फिर पीसता है और वो सारी राख वो एक कट्टे के अंदर, बोरी के अंदर भरता है और वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके और वहाँ पे बढ़िया तरीके से झाड़ू लगा के वो फिर एक नहर पर जाता है, जहाँ पर पानी बहुत तेज़ बह रहा था और वहाँ पर जाकर उस बोरी का मुँह खोलता है और वो सारी राख उस नहर के अंदर डाल देता है। और क्योंकि राख थी, उड़ती रहती है और पानी के अंदर डलती रहती है और जो हड्डियाँ थी उनका चूरा हो चुका था और वो सब पानी में मिल जाता है और वो उसको बोरी को भी वहीं जलाता है और उसकी राख भी नहर के अंदर फेंक देता है। और उसके बाद वो फिर उसी गोदाम में आता है और उसको लगता है कि यहाँ पर क्योंकि उसने पूरी सावधानी बरती थी कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे वो नहीं आनी चाहिए। मोबाइल उसने उसका पहले ही घर पे ही छोड़ के आया था। तो ये सारी मतलब एकदम जो परफेक्ट चीज़ कहते हैं वो सब चीज़ें कर रहा था। और उसके बाद वापस अपने गोदाम पर आता है और वहाँ पर आकर उस पूरे जो भट्टी उसने बनाई थी उसको तोड़ता है और जो उसके ईंटें वगैरह थी, जो मिट्टी थी, उसको सबको तोड़ता है और जो लोहा था, उसको जाकर किसी कबाड़ी को कहीं दूर जाकर किसी कबाड़ी को उसको बेच देता है। उसके ऊपर भी कोई ऐसा ट्रेसेस नहीं था, जिससे वो ऐसा लगे, क्योंकि पहले ही जो आग थी वो जला चुकी थी सारी चीज़। वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल परफेक्ट करता है और जो उसका जो गोदाम था, उसकी पूरे तरीके से सफाई करता है, क्योंकि उसने कोई उसको भारी चीज़ से नहीं काटा था, ना ही किसी धारदार हथियार से, तो खून का तो कोई मिलने का मतलब ही नहीं था वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाता है और वहाँ पर जो भी उस गोदाम के अंदर पूरी साफ-सफाई और जो भी उसकी लिपाई-पुताई सब कर देता है। और उसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को ये पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पर जाकर बताता है कि मेरी पत्नी कहीं गुम हो गई है और आप उसको ढूँढ लो। अब खैर पुलिस फ़ौरन वहाँ पर उस गोदाम में जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है वो बिल्कुल एकदम साफ-सुथरा है, ना ही कोई वहाँ पर धुआँ है और ना ही कोई धूल है और जो भी उसकी लिपाई-पुताई पूरी हो रखी है। उसके बाद फिर उसको नहर पर लेकर जाती है, तो बताता है कि मैंने उसको यहाँ पर पीस कर इस तरीके से डाल दिया है। अब पुलिस का दिमाग ख़राब कि ये क्या? ना ही तो लाश मिल रही है और ना ही कुछ वो दूसरी चीज़ मिल रही है और हम इसको कोर्ट में कैसे साबित करेंगे? और यहाँ पर जो अपराधी था समीर, वो पुलिस को एक तरीके से चैलेंज कर रहा था कि अब तुम ये करके दिखाओ। और पुलिस उसके बाद कितना भी उसको टॉर्चर कर ले या कितने भी उसके परिवार वालों को कुछ भी कर ले, लेकिन उसने लाश का ऐसा इंतज़ाम किया था कि किसी भी तरीके से वो लाश उसको पुलिस को मिलेगी ही नहीं। और आज 11 नवंबर 2025 में हम बैठे हैं, जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तक पुलिस को उसकी लाश नहीं मिली है और मुझे लग रहा है मिलेगी भी नहीं। अगर उसने बिल्कुल इसी तरीके से किया है जिस तरीके से उसने बताया कि गोदाम भी वहाँ पर मिला है, कुछ सामान भी पड़ा हुआ उसका वहाँ पर था। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि जो फ़िल्में बनती हैं मनोरंजन के लिए होती हैं, लेकिन किस तरीके से लोग उन चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और जो क्राइम स्टोरी हैं जो हम भी सुनाते हैं और जो बहुत क्राइम पेट्रोल वगैरह हैं, सावधान इंडिया है, ये सारी चीज़ें जो साउथ की क्राइम की फ़िल्में, कि लोगों का मनोरंजन हो और लोग सतर्क रहें और लोग इस बात को जानें कि किस तरीके से अपराध से बचा जाता है और अगर कोई भी अपराधी तुम्हारे आसपास है उसको किस तरीके से पहचाना जाए और अपनी सुरक्षा या अपने बच्चों की या अपने परिवार की सुरक्षा किस तरीके से करी जाए। और इन फिल्मों को और इन स्टोरी को सुनाने का मतलब यही होता है कि समाज के अंदर जागरूकता बढ़े, अपराध कम से कम हो और अपराधियों को ये देखकर पता चले कि उसने कितने भी परफेक्ट तरीके से क्राइम किया है लेकिन वो पकड़ा ही जाता है। किसी भी फ़िल्म का एंड यही होता है। लेकिन जिसका एंड, क्योंकि दर्शन का भी एंड ये नहीं था
कि अपराधी ये पकड़ा जाता है और हत्या भी उसने की है। और बिल्कुल उसको समीर इसी तरीके से इस्तेमाल करता है। अब कोर्ट के अंदर पुलिस क्या दाखिल करेगी, नहीं तो कोई ऐसा हथियार है उसके पास कि जिससे उसने अंजलि की हत्या की हो, और ना ही कोई ऐसी लाश है पुलिस के पास जो कोर्ट के अंदर वो बताएगी, क्योंकि जज सबसे पहले यही पता करेगा पुलिस से कि जो तुमने चार्जशीट बनाई है इसमें लाश कहाँ पर है और इसमें वो हथियार कहाँ है जिससे उसने हत्या की है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।